जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, जैसे पुराने लोग कहते आए हैं कि जब आदमी का अच्छा समय चलता है तो हर चीज उसके फेवर में होती जाती है, और जब बुरा समय शुरू होता है तो हर काम जो वो करता है उल्टा होता है। माने वो सोने को हाथ लगा दे तो मिट्टी हो जाती है, अच्छा समय होता है तो मिट्टी को हाथ लगा दे सोना हो जाती है। और ये समय समय का फेर है, ऐसा उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में होता है। पंडित नेहरू के जीवन में भी हुआ, इंदिरा जी के जीवन में भी हुआ, राजीव गांधी के जीवन में भी हुआ, मोरारजी भाई के जीवन में भी हुआ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन में भी हुआ, और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी वही हो रहा है। देखिए, एक समय था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनका लगातार वहां पे शासन रहा और वो बड़े आराम से वहां पे इलेक्शन जीतते थे। कांग्रेस का उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया था। उसके बाद 2013 में जैसे आरएसएस के माध्यम से, अन्ना हजारे के माध्यम से, बाकी संगठनों के माध्यम से उन्होंने सरकार को पलटा और एक इस प्रकार के आरोप लगाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कि वो भ्रष्ट सरकार थी, महंगाई बहुत ज्यादा कर रही थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, और वो मौन मोहन सिंह के नाम से उनको प्रचारित प्रसारित किया गया। जबकि पूरे विश्व के अंदर अगर सारे विश्व के नेता सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान अर्थशास्त्री का करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का करते थे। लेकिन चलिए, मोदी जी के सितारे बुलंद थे, हर काम उनके फेवर में हो रहा था। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, 2019 में दोबारा बने, और जिस प्रकार का प्रचार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इस बार 400 पार, और ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जैसे मोदी जी को इस बार 400 नहीं तो कम से कम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। लेकिन संविधान के मुद्दे पर और संविधान को बदलने के मुद्दे पर जैसे उनके कई कैंडिडेट्स ने अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के स्टेटमेंट दिया, लल्लू सिंह ने दिया, दिया कुमारी ने दिया, अरुण गोविल ने दिया कि 400 सीटें मिलेगी, हम संविधान बदल देंगे, तो उनका मकसद जनता के सामने आ गया। और इस बार जो सरकार बनी मोदी जी की, वो बैसाखियों वाली सरकार बनी। और उसके बाद लेकिन मोदी जी ने उसी प्रकार का रवैया जारी रखा जैसे वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार को चलाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि विपक्षी दलों को भी आभास तो हो गया था और एनडीए के सहयोगी संगठनों और पार्टियों को भी आभास तो हो गया था कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी तो है। चुनाव में जनता कुछ और चाहती है और निष्कर्ष कुछ और आता है। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। लेकिन सबको लगता था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी। अच्छा, ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट भी और चुनाव आयोग भी कहता था कि भाई प्रूव करिए कि गड़बड़ी है। लेकिन जब बाद में इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया गया तो पता चला कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं थी, चुनावी वोट लिस्ट में जिस प्रकार से लाखों नाम जोड़े जाते हैं और लाखों नाम हटाए जाते हैं, गड़बड़ी वहां थी। और जो राहुल गांधी ने रहस्य उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश के अंदर भी ये बातें उठी, हरियाणा के अंदर भी अब 2-4 दिनों के अंदर खबर आने वाली है किस प्रकार से हेराफेरी हुई। कर्नाटका के अंदर एक पार्लियामेंट सीट के अंदर जो हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है, और एक और विधानसभा सीट पर जिस प्रकार से बीएलओ के भाई का ही नाम हटा दिया गया चुनाव आयोग द्वारा, और फिर बीएलओ ने जब प्रश्न उठाया तो पता चला वहां भी जो पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे 6-7 हजार वोट से हारे थे, वहां भी किस प्रकार से कितने वोटों की हेरफेर की गई। यह भी पता चला मध्य प्रदेश में हजारों मकान ऐसे निकले जहां 500-500 वोट, 200-200 वोटर्स थे। बिहार के अंदर भी यही हुआ। लेकिन जो राहुल गांधी की यात्रा हुई बिहार के अंदर, उससे पूरा माहौल बन गया और उससे एक ऐसा वातावरण बन गया कि शायद, अभी भी मैं शायद वर्ड का इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि चुनाव आयोग कोशिश पूरी करेगा कि चुनाव निष्पक्ष ना हो, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी चुनाव निष्पक्ष ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर निष्पक्ष होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, और अगर चुनाव नहीं जीत पाएगी तो जितने लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं चुनाव को
रिग करने में वो सारे के सारे लोगों को बड़े बुरे समय का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश वो करेंगे और इंडिया गठबंधन के लोगों से भी अपेक्षा है कि जब उन्होंने लड़ाई शुरू की है तो इसको परिणति तक पहुंचाएं और इस बार रिगिंग और बेईमानी चुनावों के अंदर न होने दें। कैसे करेंगे तो समय की बात है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया, आधार कार्ड को उन्होंने कहा कि अवश्यभूत जो 11 डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हैं उसमें इसको शामिल कीजिए। जो 65 लाख लोगों के नाम कटाए हैं उनको सूचित कीजिए, हर जगह उसको प्रकाशित कीजिए। और ये भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि हम जब भी हमारे पास लोगों के आवेदन आएंगे हम उसे स्वीकार भी करेंगे, उसका निपटारा भी करेंगे और नामों को जोड़ेंगे और हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि लोगों के नाम कटें। तो अगर बेईमानी नहीं होगी तो एक तो ये मुश्किल हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको समझ में आ गया कि अगर चुनाव आयोग बेईमानी नहीं कर पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का फायदा क्या है। और अगर इस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को इतना ज्यादा समर्थन मिला है तो ऐसे समय के नेजाकत को समझते हुए क्यों ना हम लोग उपराष्ट्रपति पद पे क्रॉस वोटिंग करके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिता दें और इस मुसीबत से, क्योंकि अगर ये सरकार थोड़े दिनों में पलट जाएगी तो उसके बाद उन्हें फायरिंग लाइन में ना पड़े, उनको कष्ट ना उठाने पड़े। एक तो हुआ ये चुनाव आयोग का मसला। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो मोदी जी ने बिहार के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गालियां दी गई और उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और बिहार के अंदर जैसा उसका रिपरकशन हुआ और जैसे उसे रिएक्शन आया तो लोगों ने कहा कि भाई अगर ये एक ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर चला गया है और जिसको उसका दंड मिल गया है, जो उसके उल्लंघन और जिस प्रकार की अभद्र भाषा का उसने उपयोग किया, अगर कानून अनुसार उसको दंड मिल गया तो उसके बाद बिहार बंद करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बिहार अगर आप बंद करते हैं तो लोगों के रोजगार खत्म होते हैं, दुकानें ठप होती हैं और उनके कार्यक्रम ठप होते हैं। तो अगर ये करना था तो आपको गुजरात में करना चाहिए था। गुजरात के अंदर मोदी जी वहां के रहने वाले हैं, इतने साल वहां के मुख्यमंत्री रहे और वहीं से रहने वाले हैं, तो उनको गुजरात के अंदर बंद होना चाहिए था। लेकिन केवल बिहार के अंदर बंद शायद इसलिए कराया गया कि बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है। उसके बाद जो हमारे देश की विदेश नीति है उसकी भी हर जगह शीशा लेदर हो रही है। पहले ट्रंप साहब के लिए कन्वेंसिंग करने मोदी जी गए, फिर उसके बाद उन्होंने चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को नाराज कर दिया कि इतना ज्यादा अमेरिका की तरफ क्यों झुक रहे हैं। रूस से हमने अपने नए सामान खरीदने खत्म कर दिए, नेटो कंट्रीज से, कहीं स्वीडन से, कहीं फ्रांस से, कहीं अमेरिका से खरीदने शुरू कर दिए। रूस भी हमसे नाराज हो गया। उसके बाद अचानक अमेरिका क्योंकि चाहता था कि हमारे से फायदा उठाए और अचानक उनसे रूट के हम लोग जो है ब्रिक करेंसी को लागू करने में चीन और रूस के साथ चले गए। और आप जानते हैं आज के तारीख में इंटरनेट के जमाने में सब सूचनाएं सबको पता रहती हैं कौन क्या कर रहा है। फिर ट्रंप साहब जब आप यहां चले गए, रूस को तो अपना मतलब निकालना था, उसको अपना तेल बेचना था क्योंकि उसी से उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब अमेरिका भारत जैसे बड़े कंट्री को कैसे इग्नोर कर सकता है। तो रूस ने भी अपनी चाल चल दी, चीन ने भी अपनी चाल चल दी और अमेरिका ने टैरिफ कम किया नहीं, हटाया नहीं, बल्कि अमेरिका ने एक स्टेटमेंट और दे मारा कि भाई भारत से तो हमारे पुराने संबंध है, भारत बड़ा देश है। तो अब मोदी जी फिर दोबारा अमेरिका की तरफ मुखातिब हो गए। तो जहां अमेरिका से रूस चीन की तरफ गए, रूस चीन से फिर अमेरिका की तरफ गए, उधर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत की ओर जो ये टैरिफ लगाए हैं ये टैरिफ बिल्कुल ठीक लगाए, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है कि जो चीन ये जो भारतवर्ष रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, एक प्रकार से वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए रूस को प्रेरित कर रहा है। तो ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की आपके मित्र हुए, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके मित्र हुए, चीन के तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के से अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि आपके मित्र होंगे, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर चीन ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया। तो जिस प्रकार से ये टैरिफ लगने के बाद हमारे देश के एक्सपोर्ट में जितना ज्यादा नुकसान हुआ, फिर उसके खिलाफ एक चाल और चलने का प्रयास किया सरकार ने कि जीएसटी को घटाएंगे। लेकिन जीएसटी को घटाया आपने तो दाम कम करने की बजाय जो प्रोड्यूसर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो पूंजीपतियों थे, उन्होंने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए। तो जनता को तो कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा, फिर एक और चाल चल दी सरकार ने, उन्होंने जो कोयले पे टैक्स था 5% का उसे बढ़ा के 18% कर दिया। भाई अगर कोयले पे आप टैक्स बढ़ा देंगे, जीएसटी बढ़ा देंगे, कोयले के दाम बढ़ जाएंगे,
तो स्टील के दाम बढ़ जाएंगे, कोयले से उत्पादित हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो कंज्यूमर को जितना फायदा जीएसटी रेट के घटने का नहीं होगा, उतना तो फायदा उठा ले जाएगा उत्पादक। और कोयले पे टैक्स बढ़ाने से जो सरकार है उसको तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन जनता को नुकसान हो जाएगा। तो हर तरफ से, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे राजनीतिक परिवेश हो, हर जगह से मोदी जी आज के तारीख में घिरे हुए हैं। और उपराष्ट्रपति पद पे जो पद पे चुनाव होने वाला है, उससे भी पता चल जाएगा कि कौन कितने गहरे पानी में है। अगर उससे बचे तो धनखड़ साहब के स्टेटमेंट का अभी इंतजार है कि शायद वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दें कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनसे ये एक षड्यंत्र उनके साथ हुआ है। और उसके बाद राहुल गांधी 10 तारीख को जो एक हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, तो अगले 4-5 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। वी विल वेट एंड सी एज टू हाउ Mr. Modi faces all these odds which are completely right now against him. नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।